हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर हम आज से हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड बेसिकली मैं आपको फिज़िक्स के क्लास 12th का पार्ट रीड कराऊंगा। इट मींस मैं आपको फ़िज़िक्स पढ़ाने वाला हूं। कहां से टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं, फ़िज़िक्स का कहां से बेस स्टार्ट होगा फॉर स्पेशली यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स जो इस बार इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देंगे, तो उनके लिए सिलेबस बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा। एक तरह से इसको आप फाउंडेशन बैच मान सकते हैं, या फिर ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है जो स्टडी अभी तक नहीं स्टार्ट किया। मतलब अभी लगभग हम जुलाई टच करने वाले हैं, आज लगभग 28 तारीख है। तो अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि अगर आप जुलाई तक भी किसी बच्चे ने अगर बैच कोई ज्वाइन नहीं किया है, या फिर किसी बच्चे ने ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकता है, सिर्फ इस पर्पज़ से क्योंकि ये क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th का सिलेबस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स को कैसे रीड करना स्टार्ट करते हैं, यहीं से हम आज बात करने वाले हैं। और ये बिल्कुल पहला बेसिक लेक्चर है, पहला बेसिक क्लास है जहाँ पर हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल टू द पॉइंट अपने क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ। तो फिज़िक्स का टॉपिक मैं आपको रीड कराऊंगा, ठीक है। फिज़िक्स के पोर्शन पर हम बात करने वाले हैं। और फिज़िक्स क्लास 12th की अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो आपको सबसे पहला टॉपिक रीड करना है वो आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन। मतलब जो क्लास 12th की एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स स्टार्ट होती है ना, जहाँ से शुभारंभ और हम श्री गणेश करेंगे, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा सा मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ, चलिए ध्यान समझिएगा। हमें जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो है स्थिर विद्युत की शाखा। हमें जो टॉपिक डील करना है आज के क्लासेस में, जो हमारा गोल होगा, वो फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट होता है स्थिर विद्युतिकी से, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन से हम चीज़ें डील करने वाले हैं आज के क्लासेस में। और आपका जो यूनिट फर्स्ट है वो इसी को नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो यूनिट फर्स्ट है वो यही टॉपिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। एंड जस्ट आफ्टर दिस जो आपको सेकंड यूनिट रीड करना है, मैं भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। दूसरा है विद्युत गतिकी। विद्युत गतिकी, जिसको हम लोग इन शॉर्ट में कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये पोर्शन हम लोग सेकंड यूनिट डील करेंगे, जिसको हम लोग बेसिकली धारा एवं विद्युत के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर हम लोग धारा एवं विद्युत से नाम देते हैं इसको। धारा एवं विद्युत, हम इसी चैप्टर को नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत प्यारा सा एक कॉन्सेप्ट है। वो इस बात को कहता है कि जो ये दो चैप्टर आपने लिखा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो भी आपने लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इसका एक सबसे बड़ा ब्रांच निकल करके सामने आता है। उस ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो दो यूनिट मैंने लिखा है ना, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड, यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पोर्शन, इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो एक्चुअल में ये शाखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से निकल के आई है। मतलब आप ये समझिएगा कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला पार्ट ये है एंड इसका दूसरा पार्ट ये है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक्चुअल में ये बहुत बड़ी ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये बहुत बड़ी, फिजिक्स के पूरे पहले एनसीईआरटी बुक को कंटेन करता है अकेले। हम बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, धीरे धीरे आपको चीज़ें समझाएंगे। जो एनसीईआरटी की पहली बुक है ना, वॉल्यूम फर्स्ट, जो एनसीईआरटी की वॉल्यूम 1 है, एनसीईआरटी की वॉल्यूम 1, इस वॉल्यूम 1 में 8 चैप्टर्स आपको रीड करने हैं, 8 चैप्टर्स। और इन 8 चैप्टर्स को अकेले कौन रखता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग विद्युत चुंबकत्व भी कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर पूरा बेस्ड है वॉल्यूम 1 ऑफ क्लास 12th फिजिक्स बुक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बहुत बड़ी शाखा है। क्या इसको कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम है विद्युत चुंबकत्व। और इसके दो बेसिक यूनिट हैं, स्थिर विद्युतिकी एंड विद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब थोड़ा सा इस पोर्शन को मैं हटाता हूं और बिल्कुल क्लियर आप समझिएगा कि जो आपको रीड करना है क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यही है। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक, तो फाइनली हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हिंदी नाम है विद्युत चुंबकत्व। सबसे पहले यहीं से आपको हेडिंग स्टार्ट करना है। विद्युत चुंबकत्व से क्या इसका डेफिनेशन कहता है? इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहती है कि भौतिकी की वह शाखा जहां पर हम विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का समग्र अध्ययन करते हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट डेफिनेशन की हम बात कर रहे हैं, परिभाषा पर, परिभाषा पर, इसकी परिभाषा पर हम बात कर रहे हैं। तो परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का समग्र अध्ययन करते हैं। चलिए पॉइंट को समझिएगा, आवेशों के कारण, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, आवेशों के कारण, आवेशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्लस विद्युत क्षेत्र, दोनों चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों का हम समग्र अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। आवेशों की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वो है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र का बनाना। और भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम आवेशों के कारण उत्पन्न चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों का समग्र अध्ययन करते हैं, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पोर्शन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से दो यूनिट हमारे निकल के आए हैं, दो यूनिट हमारे बेसिक निकल के आए हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हमने नाम दिया था स्थिर विद्युतिकी, जिसको हमने नाम दिया था स्थिर विद्युतिकी। जस्ट अभी हमने लिखा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। और दूसरा यूनिट था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। दूसरी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और इसको हम लोग कहते हैं विद्युत गतिकी। इसको हम लोग नाम देते हैं विद्युत गतिकी।
तो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ये दो ब्रांच हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युत चुंबकत्व क्या है, तो पूरे भौतिकी का बहुत ही बड़ी ब्रांच है, जहां पर हम आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का समग्र अध्ययन करते हैं। दैट ब्रांच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच, ठीक है। और इस विद्युत चुंबकत्व में अकेले 8 चैप्टर हैं, याद रखिएगा। ये विद्युत चुंबकत्व अकेले 8 अध्याय को अपने पास रखता है। 8 अध्याय, 8 अध्याय, 8 चैप्टर्स को अकेले, फर्स्ट एनसीईआरटी पूरा वॉल्यूम 1 पर कंप्लीट कमांड इस टॉपिक की है। इसके बाद हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 2 प्रकार के हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म लिखा है। देखो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म लिखा है। इसका मतलब इलेक्ट्रो से रिलेटेड ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और मैग्नेटिज्म को उत्पन्न करने वाला चीज कौन है? डायनेमिक्स। तो इसकी 2 ब्रांच बन जाती है, एक स्थिर विद्युतिकी, दूसरी विद्युत गतिकी। अब इसके बारे में डील करते हैं कि ये स्थिर विद्युतिकी कहाँ है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक हम डील करेंगे इस स्थिर विद्युतिकी के बारे में। तो ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट समझा। अब हम कहेंगे कि भौतिकी की वह शाखा, लिखते चलिएगा साथ में, भौतिकी की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जहां हम, भौतिकी की वह शाखा जहां हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका भाई? जहां हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, स्थिर आवेशों का। भौतिकी की वह शाखा जहां हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को नाम दिया जाता है स्थिर विद्युतिकी। चार्ज विच इज एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो रुका हुआ आवेश हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इतना पोर्शन मैं हटा रहा हूं, तो नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है भाई? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बिल्कुल क्लियर याद रखिएगा। जहां हम गतिमान आवेशों का अध्ययन करते हैं, मतलब किसके लिए? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए। गतिमान आवेशों का अध्ययन, गतिमान आवेशों का अध्ययन, गतिमान आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है? विद्युत गतिकी। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज, ठीक है। दोनों ब्रांच क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में बेसिक में चलते हैं, तह में चलते हैं। जैसे, बहुत ध्यान समझिएगा, मान लो कोई पॉइंट P है, P, मान लो कोई पॉइंट है Q, और मान लो कोई पॉइंट है S। ये 3 पॉइंट हमने माना है, एज्यूम किया है। और इन तीनों पॉइंट पर लेट सपोज एक जगह रखा है प्लस Q चार्ज, एक जगह रखा है माइनस Q चार्ज, एक जगह रखा है प्लस ऑफ 2Q चार्ज। और साफ साफ बोल रहा है ये चार्ज रख दिया गया है, लेकिन गतिमान नहीं है। ये जो आवेश है ये गतिमान नहीं है। इट मीन्स V बराबर 0। ये जो आवेश है ये चल नहीं रहा है।
तो सभी केस में वेलोसिटी बराबर क्या है, जीरो है, v बराबर जीरो। इन ऑल केसेस वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो आप समझो कि कोई ऐसा आवेश है जो रुका हुआ है, जो चल ही नहीं रहा है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच वी डील चार्ज एट रेस्ट। तो रुके हुए चार्ज को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन। और सेम एज वेल एज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हम अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो हम अध्ययन करते हैं, यहाँ पर जो प्रोटॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम इनको आवेश नाम दे दें, या हम इनको आवेश नाम दे दें, ये सब के सब मूव करते हैं, ये सब के सब मूव करते हैं फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ v, दैट इज गतिमान आवेश। ये सब के सब क्या हैं, ये गतिमान हैं। ये सब के सब क्या हैं भाई, गतिमान हैं। और आपको एक बात बताएं, चलता हुआ आवेश ही तो धारा उत्पन्न करता है भाई, गतिमान आवेश ही धारा है। तो ये दो पॉइंट्स आपके बेसिक क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं अपने बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस पर। ये तो मैं आपको बता रहा था कि एनसीईआरटी को रीड कैसे करना है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो द होल पार्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 स्पेशली contains one broad unit, that is electromagnetism. This especially electromagnetism unit contains 8 chapters. Individually this unit contains 8 chapters, that is electromagnetism. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो मेजर पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोडायनेमिक, और इन्हीं का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो ये सारा बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा कि सर कैसे इसका अध्ययन हम शुरू करें। तो ये हम समझ गए कि इस क्लास 12th के पार्ट में हमें जितना पोर्शन रीड करना है, ये सबके सब रुके हुए आवेश होंगे, यहाँ पे गतिमान आवेश नहीं लेना है। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं, एक शब्द से हम शुभारंभ करते हैं अपने क्लास को। आइए, हमने एक वर्ड लिखा है विद्युत, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत। एक फैक्टर याद रखिएगा, इस विद्युत का जन्म सिर्फ तभी होता है जब आसपास इस सराउंडिंग में आवेश हो। इस आसपास के सराउंडिंग में क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। आसपास के वातावरण में आवेश मौजूद हो। मैं बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे सराउंडिंग में आवेश नहीं है ना, तो विद्युत पैदा नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। और यही कारण था कि जो हमें फर्स्ट यूनिट सबसे पहले डील करना है, इस यूनिट का नाम है स्थिर विद्युतिकी। जो हमें पहला यूनिट डील करना है, स्थिर विद्युतिकी, पहला टॉपिक हमें डील करना है। और इस स्थिर विद्युतिकी का जो शब्द है, आप अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, और तब हम इस यूनिट को नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आप समझना, स्थिर का साधारण सा मतलब है रुका हुआ, और विद्युतिकी का जन्म सिर्फ तभी होगा जब आसपास क्या हो, आवेश मौजूद हो। इसीलिए परिभाषा में लिखा होता है कि इस शाखा में हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा होता है स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, यही लॉजिक है।
स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, यही लॉजिक है। तो आप ये समझे, इस विद्युत शब्द का मतलब है आवेश, एक तरह से अगर समझना चाहो तो, क्योंकि विद्युत का अस्तित्व सिर्फ तभी तक रह सकता है जब आसपास के सराउंडिंग में कौन हो, आवेश हो। और अब यही रीज़न है कि स्थिर विद्युत की शब्द मिलके बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रो से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत से संबंधित तत्व, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। और डेफिनेशन में वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि रुके हुए आवेशों का अध्ययन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपका जो हेडिंग है वो यही कारण है कि आवेश से शुरू होता है, और हम सबसे पहले समझेंगे कि आवेश का अध्ययन हम कहाँ से शुरू करें। तो पहला हेडिंग आपका होगा आवेश। आवेश हमारी पहली हेडिंग होगी। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम डील करेंगे आवेश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर लें, सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो योर फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी, और ये स्थिर विद्युतिकी जो है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1, चैप्टर का मतलब अब आप समझ ही सकते हैं, अध्याय 1, और इस अध्याय 1 का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। लिख लीजिएगा, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन के तहत आता है वो चैप्टर 1 है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, और इसका दूसरा यूनिट है, दूसरा अध्याय है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 2। इस चैप्टर 2 का नाम है विभव एवं धारिता। विभव एवं धारिता, यही दो चैप्टर मिल करके, ये दो चैप्टर अकेले मिल करके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोर्शन का निर्माण करते हैं। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और यही लॉजिक है कि हमारा सबसे पहला हेडिंग होता है आवेश, क्योंकि चैप्टर 1 का नाम है आवेश, इसलिए हम शुभारंभ करते हैं आवेश से पढ़ाई करना। आवेश से पढ़ाई करना, आवेश से हम इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें प्रामाणिक रूप से आवेशों का अध्ययन किसने किया, अगर हम प्रामाणिक रूप से बात करें कि आवेशों का अध्ययन किसने किया, अगर हम प्रामाणिक रूप से बात करें कि आवेशों का अध्ययन किसने किया, तो नाम याद रखिएगा, थेल्स ऑफ मेलेटस। आवेशों का अध्ययन अगर बात करें तो किसने किया है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस। और आपको एक बात बताएं, आवेशों का प्रथम प्रमाणित अध्ययन करने वाले पर्सन है थेल्स ऑफ मिलेटस।
थेल्स ऑफ मिलेटस। और यही लॉजिक है कि इन्हीं को, मतलब किनको, इन साहब को, थेल्स ऑफ मिलेटस को, इनको ये भी कहा जाता है कि विद्युत के फादर, मतलब विद्युत को उत्पन्न करने वाले वैज्ञानिक यही हैं। तो विद्युत का भी अध्ययन सबसे पहले इन्होंने ही किया था, विद्युत का अध्ययन। ये फैक्टर याद रखिएगा। आवेश के बारे में आपने क्लास 10th में सुना होगा नाम, चार्ज, लेकिन पहली बार सबसे पहले किसने पढ़ा था? थेल्स ऑफ मिलेटस। और ये 2 पॉइंट हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आवेशों का अध्ययन भी थेल्स ऑफ मिलेटस को माना जाता है और फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इन्हीं को माना जाता है। तो ये दोनों शख्स एक ही आदमी हैं, क्योंकि आवेश के कारण ही विद्युत का जन्म होता है, इसलिए ये भी बात याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोर्शन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो आइए चलते हैं थोड़ा गर्त में, हिस्टोरिकल व्यू में। हिस्टोरिकल व्यू में हिस्टोरिकल व्यू में जिसको हम लोग ऐतिहासिक पक्ष भी कहते हैं। तो हिस्टोरिकल व्यू के अगर डेप्थ में जाया जाए तो आज से लगभग 600 BC पूर्व, मतलब 600 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, 600 BC पूर्व इस आवेशों का अध्ययन किया था किसने? थेल्स ऑफ मिलेटस। पहला ये पॉइंट याद रखिएगा, आज से 600 BC पूर्व, मतलब 2600 साल पहले अगर हम बात करें तो 2600 वर्ष पूर्व, आज के वर्तमान युग से 2600 वर्ष पूर्व इस आवेश का अध्ययन पहली बार किया गया था। पहली बार किसके द्वारा? थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा। ठीक है, थेल्स ऑफ मिलेटस के द्वारा। तो यही रीजन है कि इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा था। अब इन्होंने किया क्या था या देखा क्या था, ध्यान समझिएगा। हिस्टोरिकल व्यू का दूसरा पॉइंट बता रही है, पहला पॉइंट है, इन्होंने देखा था कि एक टुकड़ा था, उस टुकड़े का नाम है एम्बर। ये शब्द याद रखिएगा, बहुत काम का शब्द है, पहले बोल दे रहा हूं, ये शब्द बहुत काम का है। एम्बर, अंबर एक पदार्थ का नाम है, एम्बर एक पदार्थ का टुकड़ा है, मतलब सॉरी, पदार्थ का टुकड़ा कह रहा हूं, एम्बर एक पदार्थ है, एम्बर हमारा एक पदार्थ है। मतलब थेल्स ऑफ मिलेटस साहब ने देखा कि जब हम एम्बर को ऊन से किससे भाई? ऊन से जब इन्होंने रगड़ा तो इस एम्बर के अंदर एम्बर नामक पदार्थ को वुल से रब करते हैं, ऊन से रब करते हैं, तो इन्होंने ये देखा कि ये जो एम्बर है ना, ये जो एम्बर नामक पदार्थ है, छोटा सा ये जो टुकड़ा है, ये हल्के चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि छोटे छोटे कण को, छोटे छोटे पदार्थों को इसके अंदर अट्रैक्शन करने की प्रॉपर्टी आ गई। और कैसे पार्टिकल्स, बहुत ध्यान से समझिएगा, कैसे पार्टिकल्स? तो वेरी टीनी पार्टिकल्स, टीनी मैं बना दे रहा, देखो ये गोला, ऐसे बहुत हल्के पदार्थ, वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, इनको अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी एम्बर के अंदर आ गया। और यहाँ पर इन्होंने विशेष प्रकार से कहा है कि सिर्फ और सिर्फ हल्के पदार्थ को, ये बात याद रखिएगा, ये जो एम्बर था सिर्फ और सिर्फ हल्के पदार्थ को अट्रैक्ट कर पा रहा था, सभी को नहीं, बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स, या फिर हम इसी को कह सकते हैं लाइट ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट्स। चलिए, तो बहुत बारीकी से समझिएगा, थेल्स ऑफ मिलेटस साहब ने ये देखा कि जब हम एम्बर नामक पदार्थ को वुल से रब करते हैं, ऊन से रब करते हैं, तो इस एम्बर के अंदर एक अद्भुत घटना हुई, वो हल्की चीज़ों को खींच ले रहा था।
और इसी गुण को नाम दिया गया पहली बार विद्युत का नाम। इस प्रॉपर्टी को शो करना ही नाम देता है इलेक्ट्रिसिटी को जन्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस घटना में देखो, ये घटना लिमिटेड है। हिस्टोरिकल व्यू का पहला पक्ष ये कहता है, पहला पहलू कहता है कि थेल्स ऑफ मिलेटस ने क्यों देखा, क्यों इनको विद्युत का मतलब जनक माना जाता है, क्यों आवेशों का जनक माना जाता है, क्योंकि एम्बर नामक पदार्थ को इन्होंने वुल से रगड़ा था और देखा था कि उसके अंदर हल्के पार्टिकल को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ गया, उत्पन्न हो गया, खींचने की विशेषता। अब अगला पहलू पर चलते हैं। देखो, इसके कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। बस शब्द को समझिएगा, मैं सारी चीज़ें कोरिलेट करूंगा, सारी बातें कोरिलेट करूंगा। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट, ये अगले साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर गिलबर्ट ने एक बात कही थी इस एक्सपेरिमेंट के कुछ टाइम बाद। क्या? ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे, याद रखिएगा, ये ग्रीक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला कि साहब, जिसको आप एम्बर नाम दे रहे हैं, एम्बर, जो एम्बर पदार्थ अभी हमने लिखा था, एम्बर, एम्बर, ये एम्बर का ग्रीक भाषा में समानार्थी अर्थ होता है, ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा में जो इसका समानार्थी अर्थ है, क्या है वो? इलेक्ट्रॉन। क्या है वो शब्द? इलेक्ट्रॉन। और क्या शब्द है? ये वाला इलेक्ट्रॉन, समझे? और क्या इसका समानार्थी शब्द है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब कहने का मतलब है, जो एम्बर पदार्थ है ना, इसी का समानार्थी शब्द है ग्रीक भाषा में, वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारे शब्द यहीं से बने हैं। किससे? एम्बर से। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इस एम्बर का समानार्थी अर्थ, इस एम्बर का समानार्थी अर्थ याद रखिएगा, इस एम्बर का समानार्थी अर्थ ग्रीक भाषा में क्या क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ के है और इसी से शब्द बना है इलेक्ट्रिसिटी। और ये सारा डाटा आपको मिलता कहाँ है? तो उस बुक का नाम लिख लीजिएगा, डी मैग्नेटे, रिटन बाय डॉक्टर गिलबर्ट, डी मैग्नेटे। डी मैग्नेटे, ये बुक का नाम है। इस बुक में ये बातें लिखी गई हैं कि एम्बर का समानार्थी अर्थ क्या है। ठीक, अब आप समझिएगा, इस दौरान मैंने सारी चीज़ें बता दी। आप सोचोगे सर ये एम्बर क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एम्बर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, आइए। एम्बर एक विशेष टुकड़ा है, विशेष टुकड़ा। एम्बर क्या है भाई? एक विशेष प्रकार का पदार्थ है, विशेष प्रकार का पदार्थ है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पदार्थ है ये, बिल्कुल स्पेशल टाइप का। दूसरी चीज़ है, क्या है इसकी खूबी? ये येलो कलर का, येलो कलर का रेजिनस पदार्थ है, येलो कलर इसका होता है। और कैसा? रेजिनस का मतलब होता है चिपचिपा। ये चिपचिपा पदार्थ है, चिपचिपा, लाइक गम, लाइक गम।
गम आप सभी जानते हैं ना, चिपकाने वाला ग्लू, कुछ इस तरीके से। दूसरा पॉइंट, ये पाया कहाँ जाता है? ये बाल्टिक सागर में पाया जाता है, बाल्टिक सी। मैप में आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में। और कहाँ पाया जाता है? इस बाल्टिक सागर के, मतलब सागर के, इस सागर के किनारे की मिट्टी है ये, एक प्रकार से सागर के किनारों, थोड़ा अच्छा सेंटेंस लिख दें, किनारों पर पाई जाने वाली मिट्टी है एक प्रकार से। पाई जाने वाली क्या है? ये मिट्टी है। ठीक है, ये इतना बेसिक। और इसी एम्बर को जब हम वुल से रब कर देते थे, इसी एम्बर को हम ऊन से रब किए हैं, ऊन से। किससे भाई साहब? ऊन से। और ऊन से जब हम रब करते हैं तो ये एम्बर, ये जो एम्बर है ना, ये हल्के पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को अपने पास क्या करता था? अट्रैक्ट कर लेता था, लाइट ऑब्जेक्ट्स को अपने थ्रू आउट अट्रैक्ट कर लेता था। बेसिक बातें क्लियर हुई? कहानी को सुनते चलो, समझते चलो। अब इसके बाद यहाँ से हम कुछ चीज़ें और कह सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन है। इन इतने इन फैक्चुअल बातों से हम कुछ डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं, उन डेफिनेशंस को आप याद रखिएगा। एम्बर भी आपको समझ में आ गया कि एम्बर क्या होता है, क्यों पढ़ेंगे एम्बर के बारे में, तो सारी चीज़ें हिस्टोरिकल व्यू में चल रही हैं। जितना पॉइंट हमने पढ़ा ये सब के सब आपके हिस्टोरिकल व्यू में है। अब यहाँ से हम एक प्रश्न उठता है, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रश्न उठता है, आइए समझते हैं। आवेश के बारे में इतना फैक्टर आपने समझा ना, अब चलिए समझिएगा। हल्के पदार्थ को, हल्के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण, हल्के पदार्थ को आकर्षित करने का गुण, हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण किसको जन्म देता है? जैसे कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है या मटेरियल है, अगर वो हल्के पदार्थ को मतलब आकर्षित करता है तो हम कह सकते हैं कि उस सराउंडिंग में आवेश है। उस सराउंडिंग में कौन है? आवेश। ठीक, पहला फैक्ट। अब दूसरा चीज, जब हम, दूसरा पॉइंट है, जब हम ये आगे की बात करो, बस लिख लीजिएगा, अभी बेस समझाने वाले हैं। जब हम दो वस्तुओं को, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर, आपस में मतलब परस्पर रगड़कर, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर आवेश या विद्युत को जन्म देते हैं, मतलब दूसरा पॉइंट है, जब हम कभी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ध्यान समझिएगा। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़कर आवेश या फिर विद्युत को जन्म देते हैं तो ऐसे विद्युत को नाम दिया जाता है घर्षण विद्युत। ये पॉइंट याद रखिए, ये हेडिंग है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जो पूछा भी गया है कभी कभार, बहुत बेसिक किताबों में डेफिनेशन मिलती है। और इसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी।
फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा, आपसे हेडिंग पूछेगा कि आवेश को कैसे पहचाने कि यह आवेश हो गया है या वस्तु विद्युतमय हो चुकी है, हम कैसे पहचानेंगे। तो पहला पॉइंट, जो भी हल्के चीज को आकर्षित कर ले वो कौन हो गया है, वो आवेशित हो गया है या वो आवेश गेन कर ले। दूसरा, जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ कर विद्युत उत्पन्न करते हैं या आवेश उत्पन्न करते हैं उसको नाम देते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये हेडिंग है। अब आगे की कहानी चलते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहां से एक बेसिक बातें बनती हैं, बेसिक थियरी। यहां से आपका एक बेसिक थियरी निकल करके सामने आता है। क्या सर? दो वस्तुओं को, यहां से बेसिक थियरी है, बेसिक थियरी। दो वस्तुओं, जब आप दो वस्तुओं को रब करते हो मतलब रगड़ते हो, तो दो वस्तुओं को रगड़ने से एक गुण दिखता है, एक नई प्रॉपर्टी दिखती है, वो है अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, एक हमें नई चीजें दिखती है, दैट इज अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। और इस अट्रैक्शन प्रॉपर्टी को ही नाम दिया गया है आवेश। तो ये एक बेसिक थियरी बनती है आगे चलकर कि जब किसी दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उससे विद्युत के जन्म होने का गुंजाइश है। मतलब ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम विद्युत को सामने देख सकते हैं प्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, ये भी स्लाइड लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, यहां से आगे। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि आवेश के प्रकार, बचपन में आपने पढ़ा होगा आवेश के प्रकार। याद करिए थोड़ा सा बचपन, आवेश के प्रकार, ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा। और आप ये भी जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित, एक ऋणावेशित। ठीक, तो आवेश का प्रकार जिसको आप कहते हो कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, ये साहब आया कहां से? तो फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है चार्ल्स डू फे। एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है चार्ल्स डू फे। ठीक है, चार्ल्स डू फे। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है, ये साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डू फे। और इन्होंने ढेर सारा एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट्स को नाम देते हैं चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट। इसको हम अलग से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। और चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट से भूमिका बनती है, चार्ल्स डू फे एक्सपेरिमेंट इस बात की भूमिका बनाता है, बेस बनाता है या फाउंडेशन क्रिएट करता है, किस बात का? टाइप ऑफ चार्ज का। चार्ल्स डू फे साहब ने भूमिका बनाई थी टाइप ऑफ चार्ज की। ये फैक्ट याद रखिएगा। और लेकिन वास्तविकता में आवेश का प्रकार, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया है या बताया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, कौन भाई साहब? बेंजामिन, नाम याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने आवेश का प्रकार बताया है। और आवेश कितने प्रकार के होते हैं?
तो अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, याद रखिएगा ये अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन है, लिख लीजिएगा नोट करके। भूमिका बनाया है चार्ल्स डुफे साहब ने, लेकिन वास्तविकता में किसने बताया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको आप धनावेश कहते हैं, और एक होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज की भूमिका किसने दिया था भाई साहब? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और तब जाकर के इससे और आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है इन चार्ल्स डुफे साहब को ही कि ये जो आवेश है ना, ये जो एम्बर था या जो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इन सभी एक्सपेरिमेंट में एक कॉमन बातें देखी गई, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण। याद रखिएगा इन सारे प्रॉपर्टी में एक कॉमन बातें देखी गई, आकर्षण प्लस प्रतिकर्षण का गुण, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण। और यहाँ से भूमिका बनती है विद्युत बल की, जिसको हम आगे नाम देंगे कूलॉम्स लॉ। आगे हम नाम देंगे इसी को कूलॉम्स लॉ का, लेकिन विद्युत बल का नाम यहीं से आया। और अगर इसको हम सही वे में लिखना चाहें तो स्थिर विद्युत बल इसको कहते हैं, स्थिर विद्युत बल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भूमिका यहीं से बनती है। ये था आपका कंप्लीट बेसिक। अब फाइनली क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आवेश जो है क्या क्या करता है। आवेश क्या क्या करता है, चलिए आइए, क्योंकि इतना देर से हम सब बेसिक पढ़े हैं, अब हम मेन हेडिंग लगाएंगे आवेश। अब हम मेन हेडिंग लगाएंगे आवेश। चलिए आवेश के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका क्या है, पहला हेडिंग है। तो थ्रू आउट दिस टॉपिक हिस्टोरिकल व्यू लगभग आप समाप्त ही समझिए। और अब हम आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आइए समझिएगा। आवेश के बारे में पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का गुण होता है। पहली चीज, जो आवेश होता है ये पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है। याद रखिएगा मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ का गुण है। और कैसा गुण है, अभिलाक्षणिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अभिलाक्षणिक गुण है। किसी पदार्थ का ये कैसा गुण है, अभिलाक्षणिक गुण है, अभिलाक्षणिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। दूसरी चीज, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा भी क्या हो सकता है, आवेश। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा, सबसे सूक्ष्मतम, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम हिस्सा या सबसे सूक्ष्मतम भाग कौन हो सकता है, आवेश हो सकता है। किस फॉर्म में, आओ देखिएगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन। न्यूट्रॉन यहां नहीं लेते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो याद रखिएगा एक्सेट्रा करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म में आवेश हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीजें, ये सबसे मेजर प्रॉपर्टी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसको मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, याद रखिएगा। किसी पदार्थ के द्वारा, मतलब कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ के द्वारा, किसी पदार्थ के द्वारा आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का गुण, जरा सा ध्यान समझिएगा। कोई पदार्थ है, अगर वो आकर्षण और प्रतिकर्षण जैसा, पूरे पॉइंट को मैं लिखूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। कोई पदार्थ है,
अगर वो आकर्षण और प्रतिकर्षण का विद्युत बल शो कर रहा है, बहुत पहला पॉइंट, विद्युत बल। कोई पदार्थ है जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण शो करता है, उसको हम नाम देंगे आवेश, मतलब वहाँ पर आवेश है। ऐसा रीजन, ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करें, इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में फील करें चीज़ें, वो क्या कहलाएगी? आवेश कहलाएगी। चौथी चीज, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट सब लिख रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र और साथ ही साथ, मतलब विद्युत क्षेत्र कहो या फिर चुंबकीय क्षेत्र कहो, विद्युत क्षेत्र कहो या चुंबकीय क्षेत्र कहो, यदि किसी सराउंडिंग में किसी सब्सटेंस के द्वारा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों का गुण दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? आवेश है, वहाँ पर आवेश आ चुका है। और एक चीज़ याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं कुछ पॉइंट अलग से अपने मन से लिखा रहा हूँ कि कभी कभी ना आवेश के चारों तरफ एक विशेष प्रकार का क्षेत्र देखने को मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा, आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर, आवेश के चारों ओर का, आवेश के चारों ओर का विशेष क्षेत्र, मैं नाम दे दिया हूं विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, जिसको वास्तविकता में नाम दिया जाता है विद्युत क्षेत्र, जिसको वास्तविकता में नाम दिया जाता है विद्युत क्षेत्र। तो एक्चुअल में है क्या कि ये जो चार्ज है ना, जहाँ पर भी चार्ज रहता है, ये एक अपना मतलब स्पेशल एरिया, एक स्पेशल गुंडागर्दी समझ लो, एक अपना अलग ही भौकाल, अलग ही जलवा क्रिएट करता है। कौन? चार्ज। अगर किसी सराउंडिंग में आसपास चार्ज है, आवेश है, तो ये एक अपना अलग ही मतलब दुनिया क्रिएट करेगा। ऐसे समझो, मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग होगा ना, ये थोड़ा हटके होगा, अलग होगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने निगेटिव चार्ज रखा, तो इसके आसपास का जो सराउंडिंग होगा ना, जो इसके आसपास का एरिया होगा, ये एकदम अलग होगा। इसको मैं नाम देता हूँ स्पेशल एरिया, मतलब बस मैं ऐसे नाम देता हूँ स्पेशल एरिया। इसमें ऐसे सब लोग नहीं आ सकते। अगर कहीं पर चार्ज है तो ये एक अपना स्पेशल एरिया क्रिएट करता है, अलग ही अपना भौकाल है, इसका जलवा है, ठीक, जिसको हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। आगे पढ़ेंगे, आवेश के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कम से कम आप इतनी प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि विद्युत बल को प्रदर्शित करना आवेश कहलाता है, आसपास का विशेष क्षेत्र प्रदर्शित करना आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का ये अंदरूनी गुण होता है। अभिलाक्षणिक का मतलब होता है अंदर की बात, जो बताई ना जा सके, देखी ना जा सके। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश को स्पष्टता परिभाषित नहीं किया जा सकता। चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड इन एग्जैक्ट वर्ड्स। भौतिकी में आवेश को स्पष्ट और सुस्पष्ट तरीके से लिखा नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम इसके गुण का अध्ययन करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को रीड करते हैं। तो ये जितना पॉइंट मैंने लिखा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और बहुत खास प्रॉपर्टी है कि आवेश जहां भी होगा वो या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र जरूर प्रदर्शित करेगा। बिल्कुल 100% है, 110% है। लिख लो इसको कि अगर आवेश है तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जरूर प्रदर्शित करेगा। चलिए, बस अब टॉपिक को धीरे धीरे समापन पर ले चलना है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। अगर आपको आवेशों का अध्ययन करना है, अगर आपको आवेशों का अध्ययन करना है, आवेशों का अध्ययन, अगर आप चाहते हो आवेशों का अध्ययन करना, तो आवेश को मत पढ़ो, आवेश के गुण को पढ़ो।
मतलब आवेश को स्पष्टता परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो आवेश का अगर तुम चाहते हो अध्ययन करना तो आप किसके बारे में पढ़ लो, आवेशों के गुण को पढ़ो, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की स्टडी करो और तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आवेश क्या है। तो आवेशों का गुण आपको पढ़ना है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ठीक है। और इन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो मैंने पिछला पॉइंट्स लिखा था वही आपके लिए बहुत स्पेशल पॉइंट है। और चलिए हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में लिखते हैं जो आपको जरूर लिखना है। आवेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण, इसको लिख लो भैया नोट करके, आवेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण, आवेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण लिख दे रहा हूं, आवेशों का सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन करने चल रहा हूं। तो नोट डाउन करके लिखिएगा, नोट डाउन करके करिए, लिखिएगा। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है आवेशों की योज्यता, मतलब आवेशों को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, आवेशों की योज्यता, योज्यता, ठीक। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, आवेशों की योज्यता गुण इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 पॉइंट पिछले स्लाइड में था, 3 और ऐड कर लीजिएगा। दूसरा है आवेशों का संरक्षण, चार्ज कैन बी कंजर्व्ड इन एनी मटेरियल, आवेशों का संरक्षण, आवेशों का संरक्षण, दूसरा पॉइंट। और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत। तो लिखिएगा इसको, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत, क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण सिद्धांत या आवेशों का क्वांटमीकरण। क्लियर कह रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इन 3 पॉइंट्स को आप बोर्ड में जरूर लिख के आना, याद रखिएगा। इन 3 पॉइंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम के कॉपी में जरूर लिख के आना। आवेशों का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बोर्ड एग्जाम्स में जरूर ये पॉइंट जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। आवेश क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ, थोड़ा सा बेसिक परिभाषा समझे। और अब आपको बताता हूं कि आवेश की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है, इस आवेश को पैदा कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, आवेश को उत्पन्न करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है कि 2 सब्सटेंस को आपस में रब कर दिया जाए। बिल्कुल सिंपल सा, मतलब कोई सा भी आप 2 सब्सटेंस लो, 2 सब्सटेंस, और इनको आपस में क्या कर दो, रब कर दो। इन 2 सब्सटेंस को आपस में क्या कर दो, रब्ड कर दो, मतलब रगड़ दो। 2 वस्तुओं को बहुत आसानी से परस्पर रगड़ने से कोई 2 सब्सटेंस हैं, इसको आपस में रब कर दो तो वो चीज़ें बहुत आसानी से आवेशित हो जाते हैं। इसका 2-3 उदाहरण आपको समझाता हूँ, 2-3 उदाहरण। स्केल आप जानते हैं, स्केल, पटरी, पटरी। इस स्केल को ड्राई एयर से रब करो, ड्राई एयर, सूखा बाल, ड्राई हेयर, सॉरी मैंने एयर बोल दिया लगता है, ड्राई हेयर। इस पटरी को, इस स्केल को, आपके लिए उदाहरण है जिसको आप घर पे देख सकते हैं। इस स्केल को आप अपने सूखे बालों पर रब करो और देखोगे कि छोटे छोटे कागज इस पे जाके चिपक जाते हैं। इसको पहले सूखे बाल से रब करो और छोटा छोटा कागज इसके पास ले जाओगे तो देखोगे ये जाके चिपक जाता है, छोटा सा कागज का टुकड़ा। दूसरा उदाहरण है, आपने देखा होगा कि जब हम ठंडी के दिन में स्वेटर उतारते हैं, स्वेटर निकालते हैं, स्वेटर,
ठंडी के दिनों में जब हम स्वेटर को निकालते हैं तो आपको चट चट आवाज़ सुनाई देता है, मतलब चट चट करके। और ये चट चट करके जो आवाज़ आती है वो वुल पार्टिकल, वुल मतलब वही जो आपका स्वेटर है, वुल, और बॉडी मतलब हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, इन दोनों में परस्पर रब होने की वजह से ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तीसरा उदाहरण कि आप एक बैलून लो, बैलून, ये मैंने बैलून लिया, एक बैलून, और इस बैलून में एयर फिलअप कर दो, एयर, गुब्बारा लो, गुब्बारा, और इसमें अंदर क्या भर दो, एयर। अब इसको भरने के बाद अपने बाल पे रब करो, बाल पे मतलब इस गुब्बारे को फुलाओ और गुब्बारे को अपने सूखे बाल पर रब करो। पहला काम आपको करना है गुब्बारा फुलाना है, गुब्बारा फुलाओ, फिर इसको सूखे बाल पर रब करो, सूखे बाल पर। और जब सूखे बाल पे रब कर लो तो अब आपको क्या करना है कि इस गुब्बारे को पानी के पतले ड्रॉप के पास ले जाना है। जब पानी, जो नल से पानी गुजरे तो पानी की ड्रॉप बिल्कुल पतली होनी चाहिए, बिल्कुल ड्रॉपलेट्स एकदम पतला ऐसे पानी गुजरना चाहिए, बिल्कुल पतला। जितना पतला पानी हो सके उस पतले पानी को आपको नल से गिराना है। और इस रगड़े हुए गुब्बारे को जब इसके पास ले जाओगे, इस रगड़े हुए गुब्बारे को जब आप इसके पास ले जाओगे तो जो पानी का डायरेक्शन है वो ऐसे बदल जाएगा, ये कुछ ऐसा पानी का डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगा। मतलब जब ये गुब्बारा आप पानी के पास ले जाओगे तो जो पानी सीधा गिरना था, ऐसे समझो, जो पानी सीधा गिर रहा था वो सीधा ना गिर करके ऐसे हो जाएगा, ये सेकंड वाला, ये ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी हो जाती है और ये आवेश को जन्म देता है। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें चार्ल्स डूफे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत आसानी से बताया था कि दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है। तो बहुत 2-3 इसके मैकेनिज्म हैं। एक है फ्रिक्शनल मेथड, मतलब घर्षण विधि, बहुत आसान, मतलब आवेश को उत्पन्न करने का सबसे आसान तरीका है घर्षण विधि। इसको हम कहते हैं कि थ्रू फ्रिक्शनल मेथड, घर्षण विधि। दूसरा प्रोसेस है प्रेरण विधि। प्रेरण विधि से भी हम आवेश को पैदा कर सकते हैं थ्रू इंडक्शन, प्रेरण विधि। ये सब आगे आएगा, बस अभी सुन लो केवल। और तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताबों में अलग वे में लिखा होगा, मैं उसको नाम देता हूं कि थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी दे करके भी हम आवेश को पैदा कर सकते हैं। एक्सटर्नल एनर्जी को, थ्रू आउट हम एक्सटर्नल एनर्जी जैसे हीट, थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी, ये तीसरा पॉइंट है, एक्सटर्नल एनर्जी, इससे भी हम चार्ज को, आवेश को पैदा कर सकते हैं। ये भी एक मैकेनिज्म हो सकता है आवेश को पैदा करने का, थ्रू हीट। अब ये हीट कई फॉर्म में हो सकती है, कई फॉर्म में एनर्जी हो सकती है। तो ओवरऑल हम एनर्जी का यूज़ करके, एक्सटर्नल एनर्जी का यूज़ करके हम आवेश को बहुत आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने ये बेसिक समझा कि आवेश कहाँ से आया, कैसे इसका अध्ययन करते हैं, और आवेश को पहली बार किसने पढ़ा था, और स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में कहाँ से कहानी कोरिलेट हुई। अगले क्लास पे, अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अगले क्लास पे हम आपको समझाएंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, और अर्धचालक क्या होता है, मतलब कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर के बारे में डेफिनेशन बताएंगे। और तब आपको फिर से एक बार हम बताएंगे कि कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, कैसे चार्ज प्रोड्यूस होता है, और धीरे धीरे हम चीज़ों को कोरिलेट करते चलेंगे। अगर एक आध टॉपिक हमारे बाई मिस्टेक छूट गए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही, और इन क्लासेस का शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए भैया, वाइट बोर्ड पर जैसे जैसे लिख रहा हूँ लिखते चलिए साथ में। टॉपिक बहुत आसानी से कोरिलेट करूँगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे, हम आगे आपको ये भी पढ़ाने वाले हैं कि सिर्फ चार्ज के अध्ययन से नहीं कुछ होता है, आपको बेसिकली समझाएंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे किया जाए, आवेश के बारे में स्टडी क्या क्या किया गया, चार्ल्स डूफे एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद कैसे पॉजिटिव बना, कैसे निगेटिव बना, एक पार्टिकल का निकलना धनायन होता है और कहीं पर इलेक्ट्रॉन का बैठ जाना ऋणायन होता है। ये सब कुछ अभी पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ बेसिक क्लास थी, आज की क्लास की पहली बेसिक क्लास थी, जहाँ पे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बताया है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया, और इस वे में आपको पढ़ना है।
तो फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर, और वो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिर नमस्कार एंड सत श्री अकाल, आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास पर।